बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SD टीवी। बजट की आमद है और हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बजट में ट्विन डेफिसिट को हम हैंडल करते हैं, फिजिकल साइड पे और एक्सटर्नल अकाउंट। बैरूनी अदायगी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और अंदरूनी जो टैक्स में कमी होगी जिसे डेवलपमेंट और अमेंडमेंट के, वो पैसे कहाँ से आएंगे और बजट बन जाता है। इस दफा बजट बनने से पहले ये एक मुसीबत पड़ गई है। 118 अरब रुपए की इस महीने सब्सिडी देनी पड़ी है, उससे पहले 100 अरब और आगे न जाने कितनी हो। तो ये उन दोनों ट्विन डेफिसिट्स को चेंज कर देता है, क्योंकि इंपोर्ट डॉलर में होती है तो वहां पे भी ये पोस्ट होता है और जो आपने कमाए नहीं होते फिजिकल साइड पे। तो बजट किस तरह बनेगा और क्या बनेगा और इलेक्शन होंगे, इस सब को हमने जानने के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट आदमी की हमने आज मदद हासिल की है आपको ये बात समझाने के लिए, जिन्होंने दोनों साइड ऑफ ऑन द बोथ साइड ऑफ द फेंस दुनिया देखी हुई है। एज ए इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट एक बैंक के लिए ये सिचुएशनर लिखा करते थे और फिर हुकूमत को भी एज ए इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे अंदर रह के इस साइड से भी एडवाइस करते रहे बैठ के। और अब भी सॉवरन जो एंटिटीज हैं उनको किसी न किसी तरह से मशवरा देने में लगे हुए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं साकिब शिरानी। वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया ताहिर साहब, बहुत बहुत ये शुक्रिया। जो छोटी सी हमने बात की, आप इस पे क्या कहते हैं? आप बात बिल्कुल दुरुस्त है। हालात बहुत गंभीर हैं। मैं सिर्फ इससे थोड़ा सा अगर इख्तलाफ करूं वो ये है कि पहली मर्तबा नहीं है कि हम बजट बनाते हुए हम गैर यकीनी का शिकार हैं, दोनों एक्सटर्नल साइड पे और इंटरनल बैलेंस के हवाले से। मगर इस मर्तबा हालात वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत मुख्तलिफ है। और इसका अंदिया मैंने अपने पिछले कुछ डॉन के आर्टिकल्स में भी लिखा है। पहली बात है, ये जो क्राइसिस है जिसकी हम दिहाई पे खड़े नहीं है, असल में तो ये क्राइसिस स्टार्ट हो गई है, स्लो मोशन में है, तो इसलिए लोगों को इसका आहिस्ता आहिस्ता से अंदाजा हो रहा है। बट क्राइसिस तो अब बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। और क्राइसिस जो है वो दोनों माशी क्राइसिस है, बहरान है, और जैसे आपने कहा सियासी बहरान भी है। मगर अगर पहले माशी बहरान की हम बात करें, जिससे अंदाजा होगा कि इसका बजट मेकिंग के ऊपर कितना असर और कैसे असरअंदाज ये होगा, वो ये है कि पाकिस्तान की जो बहुत सारी, आपको भी याद है मुझे भी याद है कि हमने पिछले कोई 25-30 साल में पाकिस्तान में बहुत सारे माशी बहरान देखे हैं। मगर उनकी नौयत जो थी वो इस बहरान से कदर मुख्तलिफ होती थी। वो एक सिंगल फैक्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस होती थी जो हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी होती थी। इस मर्तबा हमने पॉलिसी सेटिंग्स भी बड़ी लूज रखी पिछले एक साल 1.5 साल से, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स को हमारी जो है बहुत तकवीत मिली और वो एक बहरान की तरफ हमें लेके गया। मगर पिछले 1 साल से 1.25 साल से हमारा एक टर्म्स ऑफ ट्रेड शॉक भी हुआ है, जो पहले हमें बहुत कम मिला। यानी कि बाहर की तरफ से हमारी जो इंपोर्ट प्राइसेस हमें अदा करनी पड़ रही हैं वो बहुत बढ़ गए। और ये यूक्रेन की बात करते हैं लोग, रशिया यूक्रेन की, ये तो फरवरी से हुआ है। असल जो बहरान था ये तो पिछले जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ हुआ। तो एक टर्म्स ऑफ ट्रेड शॉक भी है। तीसरा जो सबसे आई थिंक जो बड़ा एक एलिमेंट है जो असरअंदाज होगा हमारी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर अगले चंद महीने और चंद साल, वो ये है कि एक तीसरा अंसर भी है जो पहले नहीं हुआ था, सिर्फ 1990s की दहाई में एक मर्तबा हुआ था। और वो ये है कि ये करंट अकाउंट बैलेंस का सिर्फ क्राइसिस नहीं है, ये अब फाइनेंशियल अकाउंट का क्राइसिस भी है, क्योंकि ये डेट क्राइसिस भी है। अगले चंद सालों में पाकिस्तान ने जो बैरूनी कर्जा जात की अदायगियां करनी है, वो अगर मैं आपको अंदाजा दूं कि कुछ साल पहले ये 7 अरब डॉलर होते थे 2018 में, बढ़ के ये 11 से 14 अरब डॉलर हो गए आज। और IMF का अंदाजा है कि 2 साल में ये 24 अरब डॉलर हो। तो यानी कि पाकिस्तान को, जैसे आपने कहा ना, हर लिहाज से ये जो एक प्रेशर, शदीद दबाव है मईशत को बैरूनी साइड के ऊपर और अंदरूनी साइड के ऊपर। अंदरूनी साइड पे इसलिए क्योंकि हम सिर्फ बैरूनी कर्जा जात की बोझ तले नहीं दबे हुए, हमारा जो अंदरूनी जो बैलेंस है वो भी 7-8% फिस्कल डेफिसिट की वजह से
जिस तेजी से हम अंदरूनी कर्जा जात या बोझ जो बढ़ रहा है कर्जों का, वो भी अनसस्टेनेबल। इसके ऊपर जैसे आपने कहा, बहुत जो मसला इस मर्तबा एक और है, वो सियासी बुहरान का है। यानी कि एक हुकूमत तब्दील हुई जो रिलेटिवली स्टेबल थी, उसको साल 1.5 साल रहना था, 1.25 साल, उसको तब्दील करके एक रेनबो कोलिशन लेके आए, जिसमें 7-8 मुख्तलिफ पार्टियां शामिल हैं। हर पार्टी का मंशूर अलग है, हर पार्टी का जाविया वर्ल्ड व्यू अलग है कि मुल्क को कैसे चलना है, अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात लेके करने हैं, सब्सिडीज को कम करना है या नहीं करना है, इलेक्शंस कब होने हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर इलेक्शंस के बारे में ही अगर आप बात कर लें, अगर इसके ऊपर ही अभाम है, तो यानी कि आईएमएफ जो है वो इस हुकूमत को एक इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे ट्रीट करेगा, नॉट केयर टेकर बट इंटरिम गवर्नमेंट। यानी कि ये हो सकता है 4 महीने के बाद इलेक्शन कॉल कर लें या 7 महीने के बाद इलेक्शन कॉल कर लें। अच्छा, इसकी बहुत एक गंभीर इम्प्लीकेशन है, क्योंकि अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे आईएमएफ इसको देखता है, तो फिर आईएमएफ इसको एक काउंटर पार्टी ट्रीट नहीं कर सकता है। इसके साथ मुज़ाकरात स्टार्ट तो कर लेगा, मगर एक प्रोग्राम की तश्कील नहीं कर सकता है एक इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इस हुकूमत के बाद एक केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन आनी है 3 महीने के लिए। तो यानी कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो लटका रहेगा, और उसके साथ सारी मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग, बायलैटरल फाइनेंसिंग जो है वो लटकी रहेगी, जब तक ये तय नहीं होता क्लियर कट टर्म्स में कि ये हुकूमत इलेक्शंस में, अर्ली इलेक्शंस में जाएगी या नहीं जाएगी, या पूरी मुद्दत के लिए। तो ये सिचुएशन है, बहुत गंभीर। मैं एक छोटा सा इसके कंपैरिजन के लिए, इससे पहले कि हम आगे चलें, क्विकली आधे मिनट में अगर कर सकें, 98 में जिस वक्त मुझे याद है कि फाइनेंस को, एक्सटर्नल को एक साहब देखा करते थे, आप भी जानते हैं, उनका नाम था जावेद नोएल, और उस वक्त $400 मिलियन रह गए थे, और $300 मिलियन का पीएसओ का जो अकाउंट है उस पे हम एक्चुअली स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट कर चुके हुए थे, और वर्ल्ड बैंक खत नहीं था लिख रहा था कि ये रजिस्टर ना हो जाए। आप उससे इस सिचुएशन को कंपेयर हम कर सकते हैं, या ये अभी बेहतर है उससे हालात? अच्छा, वो जो है ताहिर साहब, आपको भी शायद याद हो, $400 मिलियन के जो रिजर्व्स थे ना, वो हमने पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये नंबर फ्लोट किया हुआ था। एक हफ्ता जब सबसे गंभीर तरीन हफ्ता था हमारे उसमें रिजर्व्स के हवाले से, रिजर्व्स, एक्चुअल रिजर्व्स जो थे वो $40 मिलियन के रह गए थे। तो अच्छा, वो जो है वो हमने सिर्फ एक दिखावा किया था $400 मिलियन का, ताकि लोग पैनिक ना करें, मगर ये फुल, अच्छा वहां तक अब हालात पहुंचे नहीं है, मगर उसी की तरफ हम गामजन हैं। कितनी और दूर है वहां से? मेरा अपना अगर ख्याल, कोई रोकता नहीं, इसको इस तरह चलता रहता है, तो कितनी दूर है वो? मेरा ख्याल है कोई 4 महीने 5 महीने की बात है, 6 महीने ज्यादा से ज्यादा, कि हम वहां पहुंच जाएंगे। 6 महीने शायद ज्यादा ही चैरिटेबल है, 4 से 5 महीने तक हम वहां पहुंच सकते हैं। अच्छा, जब तक मल्टीलैटरल और बायलैटरल सपोर्ट नहीं आती, और उसके लिए आईएमएफ फ्रेमवर्क चाहिए। अब ये बताएं कि वो, ये बात तो तय हो गई, अब ये बताएं कि अब बजट के अगर हम कुछ कर लेते हैं तो क्या प्रोस्पेक्ट है? जैसे तो कि ये, पहले हमने जिक्र किया कि 55 से 60 अरब खरब रुपए तक इनको लेके जाना है एक साल में, टारगेट ये है, और वो 7.1% का इसमें गैप है, और कुछ सकूक वगैरह कह रहे हैं कि वो बाहर ले जाके, और बाकी कमर्शियल बैंकों से, तो क्या आगे प्रोस्पेक्ट है? जो जो नक्शा हमने खींचा ना ताहिर साहब, वो आपकी शुरू की जो इंट्रोडक्शन वाली बात है उससे मैं लिंक करूं, तो इन हालात में तो बजट बन ही नहीं सकता। अगर अच्छा, नहीं आपको बन पता ही नहीं है कि आपकी जो महसूलात हैं, जो रेवेन्यूज हैं, वो उनका बेसिस क्या होगा, आपको अगर पता ही नहीं आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बेसिस क्या होगा, आईएमएफ का प्रोग्राम होगा नहीं होगा, बजट की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कितनी होगी नहीं होगी, पॉलिसी रेट कितना ऊपर और बढ़ेगा। देखिए, स्टेट बैंक इन हालात को जो नक्शा खींच रहे हैं, इसमें तो लाजमी है कि हम 2018 की जो 2018 और 19 के दरमियान जो पॉलिसी एक्शन लिए गए थे वो सारे दोहराएंगे। आपका एक्सचेंज रेट को ये छोड़ेंगे, क्योंकि रिजर्व्स नहीं है इसको डिफेंड करने के लिए। एक्सचेंज रेट से आपको इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर, आपको बजट के ऊपर।
پھر آپ کا اسٹیٹ بینک داخل ہوگا دوبارہ سے انٹرسٹ ریٹس بڑھائے گا تو آپ کا ڈیٹ سروسنگ متاثر ہوگا. پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ایکسٹرنل فائنانسنگ کی ریکوائرمنٹ آپ کی کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں میرا اپنا جو مشورہ ہوگا, ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیچوٹری جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو آپ پوری کر لیں گے, ایک بجٹ کا خاکہ پیش کر لیں گے, مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, کوئی حیثیت نہیں ہوگی, کوئی ریلیونس نہیں ہوگا. اٹس ناٹ اصل میں فنڈیڈ. بالکل وہ سب کو پتا ہوگا, جس میں پہلے پچھلے سال 2 سال پہلے میں نے کہا تھا پی شیخ صاحب کے بجٹ کو ڈیڈ آن ارائیول. میں کہا یہ جو کووڈ کے دوران آپ نے بجٹ پیش کیا ہے یہ تو مطلب اتنی انسرٹنٹی ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 ہفتے کے بعد اس کی یہ شکل رہے گی یا بالکل مختلف ہو جائے گی. تو میرا اپنا خیال ہے پریکٹیکل ٹرمز کے لیے حکومت چلانے کے لیے آپ کو ایک 4 مہینے کا رولنگ بجٹ پیش کرنا چاہیے, جو کہ آپ کو زیادہ ایک آئیڈیا ہوگا کہ اس میں آئی ایم ایف آئے گا نہیں آئے گا, 4 مہینے میں ہمیں کتنے اخراجات کرنے ہیں لازمی طور پہ جو ہم ٹال نہیں سکتے ہیں, اس کا جو بیلنس ہے وہ ہم کیسے کنٹرول کریں گے, کون سی نان ایسینشیل چیزیں, نان ایسینشیل ایکسپینڈیچرز کریں گے. تو 4 مہینے کا رولنگ بجٹ کے اوپر آنا چاہیے ان کو اصولی طور پہ, میرا یہ خیال ہے. بالکل. ایک دو آپ سے آخر میں ہم یہ پوچھیں گے کہ وہ بھی سوال میں بعد میں کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا کوشچن جو مجھے کئی دفعہ بڑا اریٹیٹ بھی کرتا ہے پوچھنے کے لیے, جب اسحاق ڈار صاحب تھے اس وقت تو وہ مارکیٹ کو روپے کو پیگ رکھنے کے لیے مارکیٹ میں پیسے وہ جو 30-32 ارب پھینکے یا وہ کرتے تھے, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان ایک امپورٹ ڈیسٹینیشن بن گیا کیونکہ روپیہ اسٹرانگ تھا اور ایکسپورٹس ہماری سپریس ہونے, یہ بات ہم $20 بلین سمجھ آتی تھی بات. اب امپورٹس کیوں ہیں؟ کیونکہ اب تو آپ نے فری فلوٹ نہیں بھی کیا ہوا لیکن آپ اسے سلائڈ کرنے دے رہے ہیں, اب امپورٹس کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا طاہر صاحب, اور یہ میرا خیال ہے کم لوگوں کو, جیسے آپ نے اس کو کہا, پھر بڑے بڑے کامنٹیٹرز کو دیکھا ہے وہ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, مگر آپ نے بالکل اس کو اس کی آپ کہہ لیں بالکل تہ تک پہنچ گئے کہ یہ اس کی اوور ویلیویشن ہے ایکسچینج ریٹ کی, اس کے کیا پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنے پڑے. اب یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ امپورٹس کیوں نہیں رک رہی. میرا خیال ہے کہ امپورٹس کا جو ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لیگ ہوتا ہے, اور یہ اکنامکس میں بھی ہم کہتے ہیں اس کو جے کرو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہی جے کرو ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. یہ امپورٹس کو آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر ہمیں مزید اقدامات لینے کی ضرورت ہے کیش مارجنز کے حوالے سے, نان ایسینشیل امپورٹس کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے. پاکستان ریگولیٹری ڈیوٹیز پہ بہت عجیب سا کوئی فریم ورک ہے. جیسے میں نے ایک آرٹیکل میں ڈاؤن کے لکھا تھا 2006 سے آج تک جو ہم نے پالیسی فالو کی ہے, آپ حیران ہوں گے طاہر صاحب کہ صرف گاڑیوں کی اور موبائل فونز کی امپورٹس کا میں نے تخمینہ لگایا $30 ارب. نہ یہ گاڑیوں کا تیل نہ اور کوئی چیز, صرف 2 چیزوں کا تخمینہ لگایا, $30 ارب اس ملک نے خرچ کیے جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے, جو تیمور بادشاہ کی 2 ڈیمیں بنتی ہیں. تو یہ عجیب کوئی ہمارا تماشا بنا ہوا ہے پالیسی میکرز کی, سمجھ نہیں آتی ہے ان کو کہ یہ چیزیں جو ہیں گاڑیوں میں ابھی بھی ایس یو ویز آ رہی ہیں پاکستان میں, موبائل ہاں, فون. وہ ایک صاحب نے نام لیے بغیر 11,000 امپورٹ کی ہیں نا, اور پہلے اس کی پرائس کم تھی 60 لاکھ کی, پھر وہ 90 لاکھ کی ایک دم ہو گئی, جس سے یہ شک پڑتا ہے ہمیں, پتہ نہیں کہ شاید انڈر انوائس ہوئی ہو پہلے. خیر اس کو چھوڑتے ہیں, یہ بتائیں کہ فائنل آپ کی سجیشنز کیا ہیں کہ جو 4 مہینے کا بجٹ آ کے دینا چاہیے, اگر یہ حکومت سوچے کہ 4 مہینے کا بجٹ ان اناؤنس کر کے اب وہ ساری فزیکل اور دوسری میئرز اور پروڈنٹ میئرز لے لیتے ہیں, تو یہ حکومت اب کیا کرے تاکہ آگے بجٹ کا جو راستہ ہے وہ سموتھ ہو جائے, یا وہ کیا میئرز ہونی چاہیے؟ اگر طاہر صاحب یہ سیاست کو آپ سیاسی جو ایکسپیڈینسی ہے اس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھتے اور پیورلی بات کریں کہ ملک کو کیسے سنبھالنا ہے, تو اس بجٹ میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے ہفتے سے بلکہ پچھلے 2 ہفتوں سے ان کو جو کرنا چاہیے تھا, وہ جو پچھلی حکومت نے پیٹرول اور بجلی کے اوپر سبسڈیز رکھی ہیں, جو اب میرا تخمینہ ہے کہ تقریباً 400 ارب روپے کا بوجھ پڑ رہا ہے, وہ ان کو ختم کرنے کی لازمی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے جو ہے پیٹرولیم کی امپورٹس کو بھی تقویت مل رہی ہے. ہم روکنے کے بجائے ہم مزے سے, مطلب جو لینڈ کروزر چلا رہا ہے وہ بھی مزے سے چلا رہا ہے, اس کو کوئی فکر ہی نہیں کہ سری لنکا والے حالات ہے یا نہیں ہے,
क्योंकि उसको भी सब्सिडी मिल रही है। तो ये आपको कम करना है, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में आपने जो है ना इसको बतदरीज आपने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देना है। तो ये एक बोझ तो पड़ेगा अब आम पाकिस्तानी के ऊपर, मगर ये नागुज़ीर है। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है ये हुकूमत के लिए, इसके लिए तो मुश्किल है, अगर इलेक्शन में नहीं जाना, वो भी जाना भी है तो 3 महीने के बाद अगर इलेक्शन है तो ये तो तो केयर टेकर सेटअप ही आपको लगता है कि केयर टेकर सेटअप मोइन कुरैशी टाइप कोई लाना पड़ेगा? इसमें देखिए जो 2013 में गालिबन एक्सक्यूज मी ये एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, वो हमारे आड़े ये केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी अगर ये सोच रहे हैं कि ये हम केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन के गले में डाल देंगे, वो मेरा ख्याल है भूल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको शूट डाउन किया था। ये एक केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन आई थी जिसमें शायद साहब थे प्लानिंग कमीशन के एक्स जो होते थे शाहिद अमजद, वो जो है उन्होंने आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक्शन लिया था कि आप ये नहीं कर सकते, आप ना कोई मुआहदा कर सकते हैं जो अगली हुकूमत के लिए आप छोड़ के जाएं, ना कोई ऐसी पोस्टिंग और ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ बंधे होंगे, ये फैसला एक इलेक्टेड हुकूमत को ही करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन प्राइसेस तो चेंज कर सकते हैं ना केयर टेकर सब्सिडीज को, वो कौन सा मुश्किल है? मेरा ख्याल है वो शायद कर सके ये मगर उसके लिए अगर फिर आप 4 महीने इंतजार करें, क्योंकि अगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम सारे मतलब इशारा तो यही है कि सारे केसेस पहले खत्म करेंगे अपने, फिर नैब में चेंजेस लेके आएंगे, एफआई में चेंजेस लेके आएंगे, इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स लेके आएंगे, तो फिर तो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन तो मेरा ख्याल है नवंबर से पहले तो मुश्किल ही है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे फिर दोबारा बात करने की, क्योंकि टाइम हम छोटा रखना चाहते हैं ताकि देखने वालों को ज़्यादा कई दफ़ा मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। मज़ीद इस पे बात करेंगे, और देखने वालों को मैं यही कहूँगा कि इसमें कोई, मुझे अब इसको दोबारा से समरी इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ा क्लियर है। और वो वन लाइनर ये है कि अगर आपने अभी एक्शन ना लिया, जैसे मोटरवे होती है, अगर आप इंटरचेंज से ऊपर ना चढ़े, फिर 75 किलोमीटर के बाद जाके दूसरा इंटरचेंज आएगा और हम पता नहीं उस पर कैसे चढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि हम इसे बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफिज।